नाजिया अपने शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को निहारते हुए सज रही थी। आज उसके अपने दूर के कजन आसिम के निकाह के लिए जाना था। ओहो नाजिया, और कितना वक्त। तेरे अब्बू बाहर इंतजार कर रहे हैं। हाय अल्लाह, ये तू क्या कर रही है? तू इतना सज क्यों रही है? और तूने इत्र भी लगाया है? नाजिया, रात का समय हो रहा है, हमें जंगल से होते हुए जाना है। और एक तो इस लड़की ने अपने बाल भी खुले कर रखे हैं। क्या करूं मैं तेरा? चल जल्दी से अपना सर ढक ले। नाजिया की अम्मी अंदर आते हुए कहती हैं। अम्मी बस भी करो ना, आप भी ना पता नहीं क्या क्या कहते रहते हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता। और आपको क्या लगता है मैं आसिम के निकाह में ऐसे ही चली जाऊंगी? आप तो चाहते हो कि मैं बुर्का ही पहन लूं। नाजिया ने शिकायत करते हुए कहा। नहीं नाजिया, पर अपने बाल तो बांध लो या चुन्नी ले लो। एक तो तुमने इत्र लगा लिया है। तुम्हें पता नहीं है कि इत्र बुरी शक्तियों को अपने पास खींचता है। और एक तो तुम इतनी सुंदर लग रही हो इसमें। तुम मेरी बात को समझा करो। उसकी अम्मी समझाती हैं, पर नाजिया कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। वो एक साइंस की स्टूडेंट थी और ये नज़र लगना, भूत, बाल खुले करके जाने से कुछ बुरा होता है, इन सब में वो बिल्कुल भी नहीं मानती थी। और वो बाकियों को भी समझाती थी कि ये सब बेकार की बातें हैं। पर खैर, उनकी पीढ़ियों में काफ़ी फर्क था। उसके अम्मी अब्बू पुराने ज़माने के थे और उनकी सोच भी पुराने ज़माने की थी। और वही नाजिया एक पढ़ी लिखी लड़की थी। नाजिया की छोटी बहन समीरा अंदर आती है, जिसने अपना सर ढका हुआ था और कोई इत्र भी नहीं लगाया था। वो भी नाजिया को समझाती है। तो नाजिया गुस्से होकर घर से बाहर निकलती है, जहां उसका बड़ा भाई आदिम और उसके अब्बू खड़े थे। अब्बू देखिए ना, आपकी बेटी आज कितनी सुंदर लग रही है। पर अम्मी और समीरा कह रही हैं कि मैं अपने बाल ढक लूं और सिंपल बन के चलूं। अब्बू, असीम का निकाह है और आप तो ये जानते हो ना कि वो मेरे कितने नज़दीक है। और आप चाहते हो कि मैं ऐसे सिंपल बन के जाऊं? नाजिया ने कहा। इतनी देर में उसकी अम्मी और समीरा भी आ गई, जिस पर नाजिया के अब्बू समझाते हुए कहते हैं। अरे बेगम साहिबा, कुछ नहीं होगा। हमने कौन सा पैदल जाना है, हमने तो कार में जाना है। और रात का समय है, कोई नजर नहीं लगाएगा। तुम ज्यादा मत सोचो और चलो बैठो जल्दी से, देर हो रही है हमें। नाजिया, समीरा और उनकी अम्मी पीछे वाली सीट पर बैठ गए। अब्बू आगे वाली सीट पर और आदिम ड्राइविंग सीट पर। वो सब वहां से निकल पड़े। अंधेरा काफी हो चुका था और उन्हें दूर जाना था। ऐसे ही वो आगे बढ़ते जा रहे थे कि वो जंगल वाला इलाका शुरू हो गया। आदिम ने सबको कार के दरवाजे अंदर से लॉक करने को कहा। सबको थोड़ा सा डर लग रहा था, पर वही नाजिया बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। चांद आज पूरा था और उसकी चांदनी से रोशनी ठीक ठाक थी। हालांकि उनके कार के शीशे बंद थे, पर फिर भी बाहर से उनको जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। अभी तो वो आधे रास्ते पर पहुंचे ही थे कि अचानक से कार बंद हो गई। आदिम, ये कार को क्या हो गया? ये अचानक से यहां बंद कैसे हो गई? अम्मी ने पूछा। अरे अम्मी, कार में कोई मसला हो गया होगा। आप बिना ज्यादा चिंता कर रहे हो। रुको, मैं भी सही कर देता हूं। आदिम कार से उतरा और बोनट खोलकर चेक करने लगा। नाजिया बाहर की ओर देख रही थी कि तभी उसे ऐसा लगा कि जंगल से उसे कोई देख रहा है। वो अपने भाई के लिए परेशान हुई और खैरियत पूछने के लिए कार से नीचे उतरी। उसकी अम्मी उसे रोकती है, पर वो सुनती नहीं और सीधा आदिम के पास पहुंचती है। भाईजान, सब खैरियत तो है ना? वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जंगल से हमें कोई देख रहा है। आदिम ने जंगल की ओर देखा और कहा, नाजिया तुम कार में जाकर बैठो, हो सकता है कोई जानवर हो।
कार ठीक हो चुकी है, बस चलो निकलते हैं। नाजिया जल्दी से अंदर आकर बैठ गई और उसने दरवाजा लॉक कर दिया। आदिम आके अंदर बैठा और कार स्टार्ट हो गई। वो सब आगे बढ़े, पर अब एक बात अजीब थी। नाजिया को बार बार ऐसा लग रहा था कि उसे कोई लगातार घूरे जा रहा है। उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई। वो निकाह में पहुंचे, सब कुछ सही से हो गया और अगले दिन वो अपने घर वापस आ गई। पर वापस आते ही नाजिया अलग सा बर्ताव करने लगी। सबको लगा कि शायद ये थकान की वजह से होगा। खैर, रात को उसके अब्बू पानी पीने के लिए उठे, तभी उन्हें नाजिया के कमरे से किसी के कुछ कहने की आवाज आई। ये आवाज सुनने में किसी मर्द की लग रही थी और उसकी भाषा अरेबिक थी। पर हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके पूरे परिवार में किसी को भी इतने अच्छे तरीके से अरेबिक नहीं आती थी। उन्होंने नाजिया के कमरे का दरवाजा खटखटाया, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगे, जिस पर घर के बाकी लोग भी वहां आ गए और वो उनसे पूछने लगे कितनी रात को वो नाजिया के कमरे का दरवाजा क्यों खटखटा रहे हैं, जिस पर उन्होंने सारी बात बताई। सब परेशान हो गए। आदिम आगे बढ़ा और उसने दरवाजा तोड़ दिया। वो सब भागकर अंदर आए और अंदर आते ही उन्हें एक अलग सी तपश का एहसास हुआ, एक गरमाइश जो कि अलग सा आभास दे रही थी। आदिम ने लाइट ऑन करी और जो उन्होंने देखा वो सब उससे हैरान हो गए। नाजिया जमीन पर लेटी हुई थी और उसका पूरा शरीर अकड़ा हुआ था। हाथ उसके पीछे थे और पैर मुड़े हुए थे। वो अभी भी अपनी गर्दन टेढ़ी कर रही थी। उसने उनकी तरफ देखा और नाजिया के अब्बू से कहा, अहमद कुरैशी, मुझे तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है और मैं इसके साथ निकाह करके इसे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूं और इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे, सफलता, जमीन सब दूंगा। प्यार से मान जाओ, वरना जबरदस्ती तो मैं इसे ले ही जाऊंगा। ये आवाज मर्दाना थी, जिससे सब डर गए। आदिम आगे बढ़ा और उसने नाजिया का हाथ पकड़ा कि नाजिया ने आदिम का गला पकड़ा और उसे हवा में उठा दिया। अचानक से नाजिया में इतनी ताकत कैसे आ गई, ये सब सोच रहे थे। आदिम का दम घुटने लगा कि तभी नाजिया के अब्बू समझ गई कि यहां कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने नमाज की आयतें पढ़नी शुरू करी, जिससे नाजिया एकदम से बेहोश हो गई और आदिम जमीन पर गिर गया। अब सब समझ गए थे कि नाजिया के ऊपर कोई ऊपरी साया है और वो नाजिया को अपने साथ लेकर जाना चाहता है। मैंने कहा था इत्र मत लगा और बाल खुले मत रख, पर ये मेरी बात मानती ही नहीं। देखा, हो गया ना वो जिसका डर था, उसकी अम्मी ने कहा। जिस पर उसके अब्बू कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं एक मौलाना को जानता हूं, कल सुबह मैं उनको लेकर आऊंगा। और होता भी कुछ ऐसा है। अगले दिन की सुबह होती है, वो एक मौलाना को लेकर आते हैं। नाजिया अंदर सोफे पर बैठी हुई थी कि तभी वो मौलाना अंदर आए। उन मौलाना के अंदर आते ही नाजिया को गुस्सा आया। वो खड़ी हुई और भागकर उस मौलाना के पास आई और बोली, मौलाना हजरत मुल्ला खान, नाजिया को मुझसे दूर करने आया तू? बताऊं क्या तेरे बारे में? अगर मैंने तेरे बारे में इन्हें सब कुछ बता दिया ना, तो तेरी करतूतें जानकर ये तुझे इस घर से निकाल देंगे। इतना बोल वो जोर जोर से हंसने लगी कि मौलाना ने अपने झोले से राख निकाली और उसके चेहरे पर फूंक दी और एक आयत पढ़ी और कहा, मुझे नहीं पता कि तू कौन है जिन्नात, तू क्या मेरे बारे में कुछ बताएगा? मैं अभी तेरा खेल खत्म कर देता हूं।
इतनी देर में राख हट गई और नाजिया हंसते हुए बोली, तू मेरा खेल खत्म करेगा? तूने सच कहा, मैं जिन्नात हूं, पर तू ये भूल रहा है कि मैं कौन से वाला जिन्नात हूं। जरा अच्छे से मेरी आंखों में देख। नाजिया ने अपनी आंखें बड़ी करी और जब मौलाना ने उन आंखों के अंदर देखा तो उसके अंदर एक दहशत भर गई। वो सीधा बाहर की ओर भागा, जिस पर नाजिया के अब्बू उसके पीछे पीछे गए। अरे मौलाना, कहाँ जा रहे हैं आप? मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। ये जिन कोई आम जिन नहीं है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। पर हाँ, आप मौलाना नुसरत अली के पास जाइए, वो जरूर कुछ कर पाएंगे। और इतना बोल वो वहां से चले गए। बस फिर क्या था, वो मौलाना नुसरत अली को लेकर आए। उन मौलाना ने अंदर आते ही उस जिन को ललकारा और आयतें पढ़नी शुरू करी। नाजिया सीधा उनके सामने पहुंची। इससे पहले वो कुछ बोल पाती, उन मौलाना ने राख ली और नाजिया के चेहरे पर फूंकी, जिससे वो बेहोश हो गई। उन्होंने अपने झोले से 4 कीलें निकाली और आयतें पढ़ते हुए घर के चारों तरफ गाड़ दी और एक ताबीज देते हुए उसके अब्बू से कहा कि अब कुछ भी नहीं होगा, बस आप इन कीलों को निकालिएगा नहीं और नाजिया से कहना कि ताबीज को बांधे रखे। खैर, उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर आज भी वो जिन उस जंगल में है और आती जाती ऐसी खुशबुओं का पीछा करता है जो उसे अपनी तरफ खींचती है।